तो याद रखना, सफलता भी पांव पे पांव रख के बैठी हुई है। आप अपने हाथ पे से हाथ हटाओ और मेहनत करना चालू कर दो। कोई चीज बोन बनाओगे तो बोलते हैं एनाबॉलिक, कोई चीज ब्रेक करोगे तो बोलते हैं कैटाबॉलिक। पायरुविक एसिड को जब आप एसिटाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट करोगे, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज अ लिंक रिएक्शन। ग्लूकोज ग्लूकोज, फ्रुक्टोज फ्रुक्टोज, दब से गिरा पागल, नीचे आया पागल, 1 3 डायपेगा 3 पेगा 2 पेगा पप्पा हो गया यार। अब एनसीईआरटी बोलती है कि भैया ये तो एरोबिक रेस्पिरेशन वाली बात हो गई, मगर क्या होगा जब रेस्पिरेशन एरोबिक नहीं होके एनारोबिक। दो टाइप की फॉस्फोराइलेशन होते हैं, सबस्ट्रेट लेवल जिसमें सीधी एटीपी बनती है, ऑक्सीडेटिव जिनमें इन दोनों से अब एटीपी डेवलप करनी है। तो नीट के एग्जाम में कभी भी पूछा जा सकता है कि वाटर का फॉर्मेशन कौन सा कॉम्प्लेक्स करता है, तो आपका आंसर है कॉम्प्लेक्स 4। प्रोटीन किससे मिलकर बनी होती है? अमीनो एसिड। लॉन्ग चेन ऑफ अमीनो एसिड इज कॉल्ड एज अ प्रोटीन। एक ग्लाइकोलाइसिस के थ्रू टोटल 10 स्टेप होते हैं। ग्लूकोज से चालू होता है, पायरुविक एसिड पे खत्म हो जाता है। सो हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? क्या हाल समाचार? सब लोग बहुत ही मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। मैं आपका अपना हर्षित ठाकुरिया सर, एसटी सर, आप लोगों के सामने आ चुका हूं एक बहुत ही प्यारा माइंड मैप लेके। यार देखो, जर्नी की शुरुआत हमने कैसी की थी, मगर हर एक स्टेप के साथ हम अपने कॉन्सेप्ट को और भी ज्यादा अच्छे से इंप्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। देखो, एक बात बहुत छोटी है मगर वो बहुत ही काम की है। अगर आप लोग सफल होना चाहते हो और अगर आपने हाथ पे हाथ रख के बैठे हुए हो, तो याद रखना, सफलता भी पांव पे पांव रख के बैठी हुई है। आप अपने हाथ पे से हाथ हटाओ और मेहनत करना चालू कर दो, तो याद रखना, जो सफलता है वो भी पांव पे से पांव हटाएगी और आपके साथ साथ चालू हो जाएगी आपको सक्सेसफुल बनाने के लिए। तो दोस्तों, मेहनत करनी है हमें स्टार्टिंग से एंड तक। और मेरे ख्याल से इतनी बात लगभग आप लोग बहुत ही अच्छे से समझ चुके होंगे कि हम लोग मेहनत स्टार्ट जो कर रहे हैं और जो एंड कर रहे हैं वो बहुत ही शिद्दत से करनी है। मतलब मजा तो देखो तभी आता है। आप लोगों ने भी सुना है ना, असली मजा भैया सबके साथ आता है, तो वो सब आप लोग हो। दोस्तों, मेहनत करना कभी नहीं छोड़ना। हाँ, ये माइंड मैप सीरीज जो है वो इतनी खास इसलिए है क्योंकि जो चैप्टर आपने 2 4 5 6 7 लेक्चरों में कंप्लीट किया है वो हम बहुत ही कम टाइम में कंप्लीट करवाने की कोशिश करते हैं। बट विश्वास रखिएगा, रेस्पिरेशन इन प्लांट्स में अगर आज के से पहले कोई डाउट होगा तो खैर पता नहीं, मगर आज इस लेक्चर के बाद जो मैं आपके 40 45 50 मिनट लेने वाला हूं, अगर उसके बाद एक भी पॉइंट में आपको डाउट नहीं रहेगा, ट्रस्ट मी। मगर दोस्तों, हर किसी चीज की, हर एक रिलेशन की कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंस तो होती है, कुछ प्रॉमिस तो होते हैं। तो अपनी क्लास का एक रिलेशन और एक प्रॉमिस आपको पता है कि मैं जब पढ़ा रहा हूं तब आपको नोट बिल्कुल नहीं करना है। आपको बस आराम से पिक्चर की टिकट लेके जैसे बैठते हो ऐसे बैठ जा रहे हैं, यूं कि हाँ आशीष सर चालू करो। हाँ, अगर तुम लोगों ने चश्मा वश्मा लगा रखा है तो बात अलग है, तो चश्मा लगा के भी, पहन के भी बात कर सकते हो कि हाँ आशीष सर चलिए चालू करते हैं शुरू से शुरू तक। तो दोस्तों चलो, मैं तो चश्मा हटा लेता हूं, आप लोगों के लग रहा है तो आप लोग पहन सकते हैं। बट बात यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट यह है कि आखिर ये चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। दोस्तों, हम लोग अलग अलग टाइप के पोर्शंस की, अलग अलग टाइप के फंडामेंटल्स के बारे में हमेशा बात करते हैं। हम लोग बायोलॉजी के अंदर यह चीज मानते हैं कि हर एक कॉन्सेप्ट अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और हम उस हर एक कॉन्सेप्ट को इतना इंपॉर्टेंट इसलिए मानते हैं क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि हर एक टॉपिक दूसरे टॉपिक से कोरिलेटेड है। क्योंकि हम ऐसा बहुत अच्छे से मानते हैं कि अगर हमारे पास फूड बन गया तो दोस्तों फूड का फिर ब्रेकडाउन भी होना चाहिए। और अगर हम कभी भी फूड के ब्रेकडाउन की बात करते हैं तो नो डाउट हम लोगों को रेस्पिरेशन तो कभी नहीं भूलना चाहिए। भैया, बाबा रामदेव के बारे में तो सबको इलाज जानते हैं, नो डाउट उन्होंने सबको कपालभाति सिखाई है। आप सभी लोगों ने अनुलोम विलोम भी किया होगा। तो आपने एक बात तो समझी होगी, सर उसका मतलब है क्या? तो उसका मतलब यह है कि आपकी बॉडी के अंदर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन जानी चाहिए। मेरे ख्याल से अगर आज क्लास में आप लोग बैठे हैं तो देखो, शुरुआत बहुत अच्छी चीज से होनी चाहिए। बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस बैठ जाओ और एक बहुत ही बढ़िया सी डेप्थ वाली शानदार वाली सांस लो। ब्रीथिंग बहुत शानदार होनी चाहिए, मतलब बहुत शिद्दत से, बहुत आराम से। अब जरा इतनी बात अगर हमने कर ली तो सर आखिर ये रेस्पिरेशन है क्या? दोस्तों, हम लोग बायोलॉजी के अंदर दो अलग अलग वर्ड्स यूज करते हैं, जिसमें एक वर्ड होता है केवल और केवल ब्रीथिंग। ब्रीथिंग एक फिजिकल प्रोसेस है। आपने सांस लिया, आपने सांस छोड़ दी तो वो ब्रीथिंग हो गया, यानी कि आपने इनहेल किया, आपने एक्सहेल किया, गैस का एक्सचेंज किया, ब्रीथिंग कंप्लीट हो गई। मगर हर्षित सर, क्या होता है आखिर रेस्पिरेशन? दोस्तों, मार्कर अगर है तो रेस्पिरेशन को समझने में दिक्कत कहां है? दोस्तों, आपकी बॉडी के अंदर आपको पता है फूड प्रेजेंट होता है, बहुत खुशी की बात है। और अगर आप इस फूड को ब्रेक करते हो तो दोस्तों एनर्जी रिलीज होती है, क्योंकि आपको पता है फूड बनाने में भी तो एनर्जी लगी होगी। तो अगर आप किसी चीज को ब्रेक करोगे तो दोस्तों एनर्जी रिलीज होगी। मुझसे तो टूट ही नहीं रहा था।
तो इसका मतलब किसी भी चीज को ब्रेक करेंगे तो एनर्जी रिलीज होगी, और अगर किसी चीज को ब्रेक करने में एनर्जी रिलीज होती है तो अर्षित सर अब हम आपकी बात समझ गए कि आखिर रेस्पिरेशन क्या चीज होती है। तो दोस्तों दो अलग अलग पैरामीटर यहां पे क्लियर हो गए, जिसमें एक था ब्रीथिंग, एक था रेस्पिरेशन। केवल गैस का एक्सचेंज करना उसे हम ब्रीथिंग कहते हैं, मगर गैस के एक्सचेंज करने के बाद फूड का ब्रेकडाउन होना, दैट इज कॉल्ड एज अ रेस्पिरेशन। यानी कि जो रेस्पिरेशन है वो एक फिजिकल केमिकल प्रोसेस है। इनहेल एक्सेल भी हो रहा है और ग्लूकोज भी ब्रेक हो रहा है, यानी कि फूड भी ब्रेक हो रहा है। अब होता यह है कि हमारी बॉडी के अंदर अलग अलग टाइप के मटेरियल होते हैं। हमारी बॉडी के अंदर कार्बोहाइड्रेट भी होता है, हमारी बॉडी के अंदर प्रोटीन भी होता है, हमारी बॉडी के अंदर फैट भी होते हैं, ऑर्गेनिक एसिड्स भी होते हैं। अगर देखा जाए तो सबसे पहले देखो, याद रखना, मैं माइंड मैप के स्टार्टिंग में ये बात बोल रहा हूं क्योंकि मैं नेक्स्ट पेज करूंगा तब तुम थोड़े हो सकता है इधर उधर देखने लग जाओ, इसलिए मेरी बात ध्यान से सुनना। सबसे पहले दोस्तों आपकी बॉडी जो ब्रेक करती है वो है कार्बोहाइड्रेट। दोस्तों बिजनेस तो वो अच्छा है जिसमें एनर्जी भी कम लगे, यानी कि पैसा भी कम लगे, और ब्रेक करने के बाद प्रॉफिट ही प्रॉफिट ज्यादा हो। मानते हो ना ये बात? तो सबसे बढ़िया आपको लगता है कार्बोहाइड्रेट। तभी कहीं से भी खेल के थक के आते हो तो मम्मी कहती है, और मेरे लाला थक गया है तू, ले बेटा ले जरा ग्लूकोज का ग्लूकॉन डी पी ले, मजा आ जाएगा। मम्मी कभी नहीं कहती बेटा थक गया है ले पिज्जा खा ले, नहीं, क्योंकि बेटा पिज्जा के अंदर तो फैट होगा और आपकी बॉडी के फैट को ब्रेक करने के लिए आपकी बॉडी के पसीने निकल जाते हैं। तभी आपने पढ़ा होगा जिम के अंदर जाते हैं तो फैट को बर्न करना पड़ता है। वो भी आपसे यही कहता है भैया कार्बोहाइड्रेट को कम रखो, क्योंकि अगर आपने कार्बोहाइड्रेट को ज्यादा रखा तो दोस्तों फिर दिक्कत है, आपकी बॉडी तो कार्बोहाइड्रेट तोड़ती रहेगी, फैट तक तो बात पहुंचेगी भी नहीं। तो सबसे पहले आपकी बॉडी तोड़ती है कार्बोहाइड्रेट, फिर तोड़ने की कोशिश करती है फैट, फैट के बाद तोड़ने की कोशिश करती है प्रोटीन। बोलो क्या पॉइंट क्लियर है क्या? यानी कि सबसे इंपॉर्टेंट आपकी बॉडी के पास कार्बोहाइड्रेट ही होता है। भाई ये प्रोटीन तक तो बात पहुंचते पहुंचते आदमी की हालत बहुत खराब हो जाती है, क्योंकि प्रोटीन तोड़ने का मतलब है मतलब चीजें खराब करना। तभी आपने देखा होगा जो भुखमरी पे बैठते हैं ना, वो सबसे पहले कहते हैं हाँ जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, जब तक कार्बोहाइड्रेट थे। जब कार्बोहाइड्रेट खत्म होते थे तो फैट पे बात चलती है जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, और जब फैट भी खत्म हो जाते प्रोटीन। समझ रहे हो बात? क्योंकि प्रोटीन तक पहुंच गई है। तो सेम कंडीशन आ जाओ जरा यहां पर। अब दोस्तों बात यह आती है कि अगर आपकी बॉडी कभी भी कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक करती है तो दोस्तों एकदम से तो ब्रेक कर नहीं सकती, क्योंकि आपको पता है कार्बोहाइड्रेट एकदम से भी नहीं बना था, क्योंकि पूरी फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन होती है तब कार्बोहाइड्रेट बनता है। तो जो चीज एक बार में बनी नहीं, क्या वो एक बार में टूटेगी? नहीं। तो एक बार में फिर क्यों कैसे टूटेगी? दोस्तों सबसे पहले आता है एक बहुत ही शानदार प्रोसेस जिसका नाम है ग्लाइकोलाइसिस। तो सबसे पहले तो बहुत ही छोटी छोटी सी बातें हम यहां पे पॉइंट आउट कर लेते हैं, जो मेरे ख्याल से मेरे सारे दोस्तों को बहुत ही मजेदार लगेगी। दोस्तों रेस्पिरेशन में एक वर्ड आता है जिसे हम बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म का मतलब क्या होता है? दोस्तों मेटाबॉलिज्म दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, जिसमें एक का नाम है कैटाबॉलिज्म, एक का नाम है एनाबॉलिज्म। अगर आप किसी भी दो चीजों को जोड़ते हो तो दिस इज कॉल्ड एज एनाबॉलिक, मगर आप किसी भी दो चीजों को तोड़ते हो तो दिस इज कॉल्ड एज कैटाबॉलिक। कैटा का मतलब कट, कट का मतलब ब्रेक हो रहे हो। बोलो बात सही है क्या? अब जरा मेरी बात ध्यान से सुनना। आप खाना खाते हो, देखो मैं आपसे एक बात प्रॉमिस की थी, मेरे साथ साथ बस ये छोटी सी बात याद रखो कि सामने देख रहे हो, मूवी देखने गए हो ना, तो मूवी में हमेशा मूवी सामने चलती रहती है तो बस देखते रहते हो, ओहो ओके ओके, अपना दिमाग नहीं लगाते ना। ये थोड़ी मूवी में से सारी चीज नोट करने चालू कर देते हो, नहीं ना, अपना दिमाग बिल्कुल मत लगाना। 40 से 50 मिनट बस मेरे होके रह जाओ। रेस्पिरेशन ऐसे टिप पे बनवा दूंगा कि खुद ये कहोगे अरे हर्षित सर सच में कंप्लीट भी हो गया, पता भी नहीं लगा। तो दिस इज द रेस्पिरेशन। चले आगे आ जाओ। कोई चीज बोन बनाओगे तो बोलते हैं एनाबॉलिक, कोई चीज ब्रेक करोगे तो बोलते हैं कैटाबॉलिक। अब आपकी बॉडी को एनर्जी किससे मिलती है? फूड से। मगर आपकी बॉडी ऐसा नहीं होता कि फूड खाओगे तो एनर्जी मिल जाएगी, ऐसा नहीं होता। तो होता क्या है हर्षित सर? तो होता यह है कि आपकी बॉडी में जब आप फूड खाते हो तो खाने के बाद आपकी बॉडी जब फूड को ब्रेक करती है, उससे जो एनर्जी निकलती है उससे आपकी बॉडी बनाती है एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जिसे आप करेंसी बोलते हो सेल की, और बनाने का काम करता है माइटोकॉन्ड्रिया। तभी तो आपको याद है आपने हमेशा और हमेशा माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल बोला था, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी को बनाने का काम करता है, यानी कि एटीपी को बनाने का काम करता है। क्या चल सकते हैं आगे? आ जाओ दोस्तों। तो यहां पे दोनों प्रोसेस होते हैं, कैटाबॉलिक प्रोसेस जिसके अंदर चीजों को ब्रेक कर दिया जाता है, एनाबॉलिक प्रोसेस जिसके अंदर चीजों को बनाया जाता है। तो सबसे पहले तो हम फूड को ब्रेक करते हैं, उसके बाद फूड से कुछ कंस्ट्रक्ट करते हैं। ब्रेक करने में जो एनर्जी रिलीज होती है उसी एनर्जी को यूज करके हम किन्हीं दो चीजों को जोड़ देते हैं, यानी कि हम एटीपी को बना देते हैं। बोलो क्या मेरा पॉइंट क्लियर है? पहला आ जाओ आगे। रेस्पिरेशन एक एक्सर्गोनिक प्रोसेस है,
एक्सर्गोनिक प्रोसेस का मतलब होता है जो एनर्जी को रिलीज करे, वो एक्सर्गोनिक प्रोसेस है। बिल्कुल सही बात है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है रेस्पिरेशन के अंदर। टेम्परेचर का दोस्तों अपने आप में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि आपको पता है हाई टेम्परेचर आपकी बॉडी में मैक्सिमम चीजें तो एंजाइम ही डिपेंडेंट होती है। अगर आपने टेम्परेचर ज्यादा या टेम्परेचर कम कर दिया तो एंजाइम की एक्टिविटी इंपॉर्टेंटली डिस्टर्ब हो जाएगी, इफेक्टेड हो जाएगी। तो कभी कोई आपसे पूछे कि कौन सी चीज रिस्पॉन्सिबल होती है और क्यों, तो आप बोलेंगे टेम्परेचर रिस्पॉन्सिबल है। मगर अगर किसी ने पूछ लिया कि दया भाई यहां हो, कह रहे क्या हो गया, कह रहे टेम्परेचर ही रिस्पॉन्सिबल क्यों है भाई, उसका आंसर तो बताओ, तो तुम बस बोल देना क्योंकि एंजाइम की एक्टिविटी टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। आगे चलते हैं। ये एक एंजाइमेटिक प्रोसेस है, बहुत खुशी की बात है। वैसे आपको एक बताऊं, आपकी बॉडी में मैक्सिमम प्रोसेस एंजाइम से ही होते हैं, उसे हम एंजाइमेटिक प्रोसेस बोलते हैं। तो ये एक कैटाबॉलिक प्रोसेस है, मगर इसे हम एम्फीबॉलिक पाथवे भी बोलते हैं। मतलब आपकी बॉडी एक्चुअली यूं कहती है भैया कार्बोहाइड्रेट है तो तू आ जा, कार्बोहाइड्रेट नहीं, फैट है तो तू आ जा, फैट तू भी नहीं, प्रोटीन है तो तू आ जा। सीधी सी बात है। आ जाओ जरा आगे चलते हैं। अब दोस्तों आपकी बॉडी जब एक साथ चीजों को बनाती नहीं है तो एक साथ ब्रेक भी नहीं करेगी। तो होता क्या है, आपकी बॉडी हर एक स्टेप में चीजों को कंप्लीट करती है। पहले आपका फूड टूटता है, यानी कि ग्लूकोज टूटता है, और वो टूटता है साइटोप्लाज्म में, एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज अ ग्लाइकोलाइसिस। तो ग्लाइकोलाइसिस पहला प्रोसेस है जो होता है साइटोप्लाज्म में। देखो ग्लूकोज ब्रेक होता है, प्रोसेस का नाम ग्लाइकोलाइसिस। अब सभी लोगों को पता है ग्लूकोज में कितने कार्बन होते हैं, हर चीज 6 कार्बन, C6H12O6। तो 6 कार्बन से 3 कार्बन के पायरुविक एसिड बन जाते हैं। बोलो बन गए। मगर ये सारा प्रोसेस होगा हमेशा कहां पे, साइटोप्लाज्म में। मेरी बात ध्यान से सुनते रहना। ऑक्सीजन ऑर्गेनिज्म चाहे ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रेस्पिरेशन करे, चाहे ऑक्सीजन की एब्सेंस में रेस्पिरेशन करे, मगर ग्लाइकोलाइसिस जो प्रोसेस होता है वो हमेशा और हमेशा साइटोप्लाज्म में ही होगा और कहीं नहीं होगा। साइटोप्लाज्म ही इंपॉर्टेंट है ग्लाइकोलाइसिस के लिए। तो अगर ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस होगा तो हमेशा और हमेशा साइटोप्लाज्म में ही होगा। बोलो क्या मेरा पॉइंट क्लियर है? चाहे ऑर्गेनिज्म कोई भी हो, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे वो एनारोबिक ही करना क्यों ना कर रहा हो। एनारोबिक कौन करता है पता है ना? एनारोबिक करता है ईस्ट, सैक्रोमाइसिस सर्वाइसी, जिसे हम बेकर ईस्ट और फर्मेंटेड ईस्ट बोलते हैं। अरे वही ना, समझ गए? वो वाला, बहुत बढ़िया। आ जाओ। उसके बाद के दोस्तों जितने भी प्रोसेस होते हैं वो सारे के सारे प्रोसेस होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में। उसके बाद कौन से प्रोसेस होते हैं? ग्लाइकोलाइसिस के बाद एक प्रोसेस होता है जिसे हम बोलते हैं लिंक रिएक्शन। लिंक रिएक्शन के साथ एक प्रोसेस होता है, नाम होता है क्रेब्स साइकिल। तो यहां पे आपके कई सारे प्रोसेस होंगे माइटोकॉन्ड्रिया में। यहां पे लिंक रिएक्शन भी होगी, यहां पे क्रेब्स साइकिल भी होगी, और साथ साथ एक बहुत ही बढ़िया चीज जिसका नाम है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ये भी होता है, जिसे हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी बोलते हैं। तो क्या मेरी क्लास में सारे बच्चों को 3 बातें याद हो गई? 3 क्यों 4? पहला, सबसे पहले प्रोसेस ग्लाइकोलाइसिस होता है, यानी कि ग्लूकोज का ब्रेक होना। ग्लूकोज ब्रेक होता है 2 पायरुविक एसिड के अंदर। ये सारा का सारा काम हमेशा और हमेशा साइटोप्लाज्म में होगा। उसके बाद ये जो पायरुविक एसिड है ये आ जाता है माइटोकॉन्ड्रिया में, मैट्रिक्स में, और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर 3 प्रोसेस होते हैं। कौन कौन से? लिंक रिएक्शन, क्रेब्स साइकिल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। बताओ क्या पॉइंट क्लियर है क्या? 100% दिक्कत तो नहीं है? आ जाओ। यही चीज मैंने यहां पे आपके लिए लिख दी। क्या? ग्लाइकोलाइसिस हो रहा है साइटोप्लाज्म में, लिंक रिएक्शन हो रही है माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में, क्रेब्स साइकिल हो रहा है माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में, और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट हो रहा है माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन में। ये याद रखना, इनर मेम्ब्रेन में होता है। बताओ क्या आसान है क्या चैप्टर? मैंने बोला था ना मुश्किल तो कुछ है ही नहीं। और लगता होगा कि ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस मुश्किल है, आज रुक जाओ, आज वो भी देख लेते हैं। आओ पहले यहाँ पे पहला प्रोसेस है ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस का मतलब होता है दोस्तों ब्रेकडाउन, और ब्रेकडाउन किस चीज का? ग्लूकोज का। ग्लाइकोलाइसिस का एक नाम और होता है जिसको हम बोलते हैं ईएमपी पाथवे। ईएमपी का पूरा नाम होता है एम्बेडन मेयरहोफ पार्नास पाथवे, ईएमपी पाथवे होता है। ठीक है। ग्लाइकोलाइसिस कहां होगा? ये हमेशा साइटोप्लाज्म में होगा। ऑर्गेनिज्म कोई भी हो, चाहे वो एरोबिक हो चाहे वो एनारोबिक हो, हमेशा साइटोप्लाज्म में होता है। ठीक है। इसे हम ईएमपी पाथवे भी बोलते हैं। ये लगभग सारे ऑर्गेनिज्म में होता है। ग्लाइकोलाइसिस में ग्लूकोज जो 6 कार्बन का होता है उससे पायरुविक एसिड बनते हैं। कितने मॉलिक्यूल? 2 मॉलिक्यूल, क्योंकि एक पायरुविक एसिड में कितने कार्बन? 3 कार्बन। बेटा सीधी सी बात है, 6 को डिवाइड करोगे तो 3 + 3 कर सकते हो ना, कोई दिक्कत तो नहीं। बस इतनी सी बात। बताओ क्या पहला पेज याद है? पक्का? आपकी बॉडी में कोई भी एनसीईआरटी लिखती है एनसीईआरटी कहती है हाँ, ये नहीं कहती आपके एनसीईआरटी एनसीईआरटी ये कहती है कि आपकी बॉडी में चाहे कोई भी प्रोसेस होता है तो सभी प्रोसेस को एनर्जी चाहिए होती है, मगर सारे प्रोसेस को एनर्जी देने का काम यही प्रोसेस कर रहा है जो हम पढ़ रहे हैं। आप चलते हो, आप बोलते हो, आप खांसते हो, आप छींकते हो, आप बाहर जाते हो, आप कूदते हो, आप गिर जाते हो, आप बैठ जाते हो, आप बॉलिंग करवाते हो, आप बैटिंग करते हो, आप पढ़ाते हो, आप पढ़ते हो, सारी चीजों के लिए एनर्जी चाहिए। मगर ये सारी एनर्जी देने का काम और कोई नहीं दोस्तों, एक ही चीज करती है, दैट इज कॉल्ड एज अ रेस्पिरेशन। बताओ क्या मेरा पॉइंट क्लियर है यहां तक लगभग सारे मेरे दोस्तों को? आओ जरा आगे चलते।
ये एक प्रोसेस है, हर एक स्टेप में मैंने हर एक पेज पे एक चीज कंप्लीट की है और मेरे ख्याल से आपको उन लोगों को मजा भी आ जाएगा ये सब कुछ याद करके। हाँ, अब आप पेन उठा सकते हो क्योंकि मैं आपको एक बहुत ही प्यारी चीज बताने वाला हूं। ये पूरा का पूरा जो रे आउटलुक है इसको याद करने का तरीका। अब आप पेन उठा सकते हो। बेटा रैप सॉन्ग तो अपन बहुत सारे याद करते हैं, रैप सॉन्ग तो हम बहुत सारे याद करते हैं, रैप सॉन्ग। ऐसे ही एक रैप सॉन्ग है, क्या? ग्लूकोज ग्लूकोज फ्रुक्टोज फ्रुक्टोज। ध्यान से सुनना कि ग्लूकोज ग्लूकोज फ्रुक्टोज फ्रुक्टोज, धप से गिरा पागल नीचे आया पागल। अगर पागल धप से गिरेगा तो नीचे भी कौन आएगा? पागल। ध्यान से सुनना मेरी बात। ग्लूकोज ग्लूकोज फ्रुक्टोज फ्रुक्टोज, धप से गिरा पागल नीचे आया पागल। अब जब दोस्तों पागल नीचे आ गया तो पागल कह रहा ओहो क्या क्या हो गया? कह रहा मैं नीचे आ गया यार, मेरे तो लग गई। तो बेटा पागल लगाएगा पैग। देखो वैसे बात है थोड़ी सी गंदी है, मगर आप समझाना है तो समझ सकते हो। तो पागल के दर्द हो रहा है, पागल लगाएगा पैग, और पैग लगाएगा 1 3 डाई पैगा। तो एक पैग तो सामने वाले को रख देगा, 3 पैग खुद रखेगा। अब जो सामने वाले के पास पैग रखा है वो एक पैग पी जाएगा, तो टेबल पे कितने पैग बचे? 3 पैगा। 3 में से एक पैग और पी गया पागल, तो कितने पैग बचे? 2 पैगा। 2 में से दोनों पैग वो पी गया, पी गया। और बेटा फिर आ गए पापा। बेटा पिक्चर में कुछ भी हो अच्छा नहीं हो, मगर बेटा पिक्चर की एंडिंग अच्छी होनी चाहिए। पिक्चर में आ गए फिर पापा, पायरुविक एसिड, पायरुविक एसिड। तो बेटा प्रोसेस बड़ा आसान है, मेरे साथ याद करोगे तो मजा आएगा। कैसे है देखो, ग्लूकोज ग्लूकोज फ्रुक्टोज फ्रुक्टोज, धप से गिरा पागल और नीचे आया पागल, यानी कि डीएचएपी और पीजीएल ये जो दोनों होते हैं आपस में इंटर कन्वर्टेबल है, तो हमेशा नीचे वाली रिएक्शन पागल से ही चालू होती है, डीएचएपी से चालू नहीं होती। ये वाला पागल पूरी रिएक्शन सीधी चालू कर सकता है, मगर इस डीएचएपी को अगर रिएक्शन चालू करनी है तो इसको पागल में कन्वर्ट होना पड़ेगा। 1 3 डाई पैगा, फिर एक पैग खत्म हो गया टेबल में से 3 पैगा, फिर एक पैग और खत्म हो गया 2 पैगा, फिर वो दोनों पैग पी गया। तो बेटा फिर आ गए पापा। बताओ क्या पॉइंट क्लियर है क्या? मतलब एक बार में मेरे ख्याल से चीजें याद होनी चाहिए, लगना चाहिए कि अरे हर्षित सर क्या बात है, आपने तो हमें ग्लाइकोलाइसिस याद करवा दिया। मैं अगर इस 50 मिनट 1 घंटे की क्लास में अगर आपको सच में याद करवा दूं ना सारा, तो आप मेरे से खुद कहोगे हर्षित सर मतलब मजा बहान दिया आपने। तो आपने पूरे चैप्टर को ऐसे याद करवा दिया, हम तो सोच नहीं पा रहे थे। तो बेटा गाना मेरे साथ गाएंगे। ग्लूकोज ग्लूकोज फ्रुक्टोज फ्रुक्टोज, धप से गिरा पागल नीचे आया पागल, 1 3 डाई पैगा 3 पैगा 2 पैगा पप्पा। बहुत बढ़िया हो गया याद। अब आ जाओ जरा एक बार समझ लेते हैं इसको। ध्यान से सुन लेना, सिंगल टाइम समझाऊंगा क्योंकि टाइम की थोड़ी सी कमी है, ठीक है बेटा। सबसे पहले ग्लूकोज है जो कि 6 कार्बन का प्रोडक्ट है। सारा का सारा प्रोसेस हो रहा है एक ही जगह पे, साइटोप्लाज्म में। आपको ये वाली बात मैंने अभी अभी बता दी। सबसे पहले ग्लूकोज हेक्सोकाइनेज एंजाइम और मैग्नीशियम आयन की प्रेजेंस में, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है सारी। हेक्सोकाइनेज एंजाइम और मैग्नीशियम आयन की प्रेजेंस में ये कन्वर्ट होता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। बोलो बात सही है? मगर दोस्तों यहां पे एक एटीपी का यूटिलाइजेशन होता है। देखो एटीपी, देखो एरो इस साइड लग रहा है ना, तो एटीपी का पूरा नाम होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। वो कन्वर्ट हो जाती है एडिनोसिन डाइफॉस्फेट में। तो एक फॉस्फेट जो अलग हो रही है ये एनर्जी है, यानी कि कहीं ना कहीं ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट अगर आप बना रहे हो तो आपने कौन सा एंजाइम यूज में लिया? हेक्सोकाइनेज। हेक्सोकाइनेज की एक्टिविटी को कौन प्रमोट करता है? मैग्नीशियम आयन। और यहां पे आपने एक एनर्जी को यूटिलाइज कर दिया, यानी कि एक एटीपी का आपने यूटिलाइजेशन कर दिया, और ये किसमें बदल गया? ये बदल गया ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। अब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो है इसकी ही दूसरी फॉर्म में इसको बदला जाता है। बेटा पानी जो होता है ना, पानी वो हमेशा पीते हो पानी लिक्विड फॉर्म में। अगर बर्फ है तुम्हारे पास तो बर्फ को पिघला लोगे, मेल्ट कर लोगे, तो लिक्विड फॉर्म में वाटर आ जाएगा। तो बेटा सीधी सी बात है, यहां पे जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है उससे अब अगली चीज आएगी फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट। आइसोमर फॉर्म होती है तो एंजाइम है आइसोमरेज। बोलो बात सही है क्या? इसके बाद फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट के बाद वापस एक एंजाइम काम में आता है जिसका नाम होता है पीएफके, नाम है फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज एंजाइम, जो पेसमेकर होता है ग्लाइकोलाइसिस का। नीट के एग्जाम में कभी पूछा जा सकता है कि पेसमेकर कौन है ग्लाइकोलाइसिस का, तो आपका आंसर है फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज। और ये क्या काम करता है? ये फिर से मैग्नीशियम आयन की प्रेजेंस में और एक एटीपी को यूज करके यहां पे भी एक एटीपी का यूज करके ये किसमें कन्वर्ट कर देता है? फ्रुक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट में। यानी कि मेरी क्लास में जितने बालक पालक बैठे हैं वो क्या सारे के सारे मेरी एक बात को प्रमोट करेंगे कि हर्षित सर अभी तक आपने ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनाया, फिर फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट बनाया, फिर फ्रुक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट बनाया, और हर्षित सर अभी तक आप 2 एटीपी का यूज कर चुके हो। एक एटीपी यहां, एक एटीपी यहां। बताओ क्या पॉइंट क्लियर है क्या? डन। अब ये जो है इसके पास भी कितने कार्बन है? 6 कार्बन। अब ये जो 6 कार्बन का है ये आगे कन्वर्ट होगा डीएचएपी और पीजीएल। डीएचएपी का पूरा नाम होता है डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, और पीजीएल का पूरा नाम होता है फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड। अब पागल की स्पेलिंग पीएजीएल मत लिख देना, ये पीजीएल है,
क्या कहते हो, सही बात है। अब आगे ये DHAP आगे पागल में कन्वर्ट होगा। तुम्हें गाना तो पूरा याद है, ग्लूकोज ग्लूकोज फ्रुक्टोज फ्रुक्टोज, धप से गिरा पागल, और नीचे भी कौन आएगा, पागल। पागल आ गया। उसके बाद अगला डिहाइड्रोजनेज एंजाइम की प्रेजेंस में यहां पे NAD, जिसका पूरा नाम होता है निकोटियानामाइड एडिनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, वो कन्वर्ट हो जाता है NADH2 में। यानी कि याद रखना दोस्तों एक बात, जैसे आपने सुना है $1 इज इक्वल टू 80 रुपीज फॉर एन एग्जाम्पल, तो जिंदगी भर याद रखना 1 NADH2 इज इक्वल टू 3 ATP। ये कभी मत भूलना बस। अगर तुमसे कभी कोई बोल दे 1 NADH2 तो तुम्हारा आंसर क्या है, 3 ATP। और कभी भी ये आ जाए 1 FADH2 जो कि आगे आएगा, तो तुम्हारा आंसर है 2 ATP। ये याद रखना, ये चीज याद रखोगे तो सारा का सारा काम हो जाएगा। 1 NADH2 इज इक्वल टू 3 ATP, 1 NFADH2 इज इक्वल टू 2 ATP। बस ये चीज याद रखना। बोलो याद रहेगी। जैसे डॉलर का रुपए में कन्वर्जन अलग होता है ना, यूरो का अलग होता है, ठीक है, सेंट का अलग होता है, तो सेम कंडीशन यहाँ पे है। आगे चलते हैं जरा। आगे बेटा क्या है, वही PGL डिहाइड्रोजनेज एंजाइम की प्रेजेंस में 1,3-डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड में कन्वर्ट हुआ। ये आगे जाके ट्राइओस फॉस्फोकाइनेज एंजाइम और मैग्नीशियम आयन की प्रेजेंस में 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में कन्वर्ट हुआ। ये 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड म्यूटेज एंजाइम की प्रेजेंस में 2-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में कन्वर्ट हुआ। ये 2-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड आगे फॉस्फोइनॉल पायरुवेट में एनोलाइज एंजाइम की प्रेजेंस में कन्वर्ट हुआ, जहां से एक वाटर और निकल गया, और बाद में ये कन्वर्ट हो गया किसमें, पायरुविक एसिड में, जहां पे 1 ATP आपने और बना ली। अगर आप ध्यान से देखेंगे, ध्यान से, तो देखो 1 ATP का फॉर्मेशन आपने यहां पे किया, 3 ATP 1 NADH2 इज इक्वल टू 3 ATP का फॉर्मेशन यहां पे किया, ठीक है, और 1 ATP का फॉर्मेशन यहां पे किया। तो बताओ क्या ये तीनों चीजें आप लोगों को दिख रही है क्या? यानी कि टोटल मिला के अगर मैं एक उस प्रोसेस की बात करूं, उस जगह की, इस DHAP की, तो इसने कितनी ATP बना ली, 3 ATP, 4 ATP और 5 ATP बना ली क्या, 5 ATP। बस हो गया ना काम। सेम टू सेम प्रोसेस, जैसा DHAP ने PGL में कन्वर्ट किया, ऐसा ही ये PGL एज इट इज सेम टू सेम प्रोसेस करेगा। तो जब 5 ATP आपने यहां पे बनाई है, तो दोस्तों 5 ATP यहां पे भी बनेगी। बेटा सीधी सी बात है ना, तभी तो 2 पायरुविक एसिड बनेंगे। तो टोटल कितनी ATP बन गई, 10। कितनी ATP का यूज आ गया, 2। कितनी ATP बच गई, 8। तो ग्लाइकोलाइसिस के थ्रू अगर आपसे कोई पूछेगा कि कितनी ATP का शुद्ध मुनाफा है, तो आप बोलोगे और कुछ नहीं भाई साहब, बहुत हो गया। कह रहे क्यों, ग्लाइकोलाइसिस के थ्रू केवल और केवल और केवल और केवल ATP का शुद्ध मुनाफा है, और उस ATP को हम कितनी ATP बोलते हैं, दैट इज नोन एज द 8 ATP। बताओ क्या पॉइंट क्लियर है क्या? एक बार फटाफट से ये सारी की सारी जो मैथमेटिक्स है एक बार देख लो, तो आपको ये वाली बात सारी क्लियर। ठीक है मेरे भाइयों, यहां तक क्या पूरा प्रोसेस क्लियर है? तो हम लोगों ने ये वाली बात क्लियर कर ली कि एग्जैक्टली जो ग्लाइकोलाइसिस है वो क्या होता है। मैंने आपको बता दिया कि ग्लाइकोलाइसिस में ग्लूकोज के थ्रू आपको 2 पायरुविक एसिड मिलेंगे। टोटल मिला के आपको 10 ATP मिल गई, मगर आपने 2 ATP लगाई भी है। बेटा सीधी सी बात है, दुकान में बैठे हो और तुमने सारा सामान बेच के 100 रुपए कमाए, तो तुम्हारा 100 रुपए का 100 रुपए की गल्ला है, तुम्हारे पास आए 100 रुपए, सारा सामान बेच दिया, तो बेटा 100 रुपए की तुम्हारे पास कमाई थोड़ी है, तुमने लागत भी तो लगाई होगी, कुछ पैसा भी तो इन्वेस्ट किया होगा। तो जो पैसा तुमने इन्वेस्ट किया उसको माइनस कर देंगे। तो यहां पे आ जाओ, 8 ATP का फायदा कैसे हो गया, देखो डायरेक्ट ATP कितनी बन रही है, 4 ATP, ठीक है। इनडायरेक्ट ATP कितनी बन रही है, NADH2 बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है। कितना बन रहा है NADH2, 2 NADH2 बन रहा है, सही बात है 100%। तो देखो 2 NADH2 का मतलब कितनी ATP हो गई, 6 ATP। साथ साथ अगर देखा जाए तो यहां पे 1 2 3 4 ATP और बन गई, तो 6 ATP तो यहां से बन गई, बिल्कुल बन गई। और यहां पे ATP कितनी यूज आ गई, 2 ATP। तो ओवरऑल मेरे ख्याल से लगभग सारा प्रोसीजर आपको याद होगा। 4 ATP तो हमने यहां पे बनाई, 1 2 3 4, तो 4 ATP तो ये रही। 2 NADH2 बनाए, एक ये रहा NADH2, तो एक ये रहा NADH2, कहा गया ये रहा, ठीक है। तो 6 ATP यहां से आई। टोटल मिला के अगर देखा जाए तो 10 ATP हो गई, 4 और 6 10 ही होते हैं, इतना तो आपको पता ही है। मगर कितनी ATP आपने लगाई, 2 ATP यूज की है, तो 2 ATP माइनस कर दो 10 में से, तो कितना बचेगा, 8 ATP। बताओ क्या पॉइंट क्लियर है क्या? तो यहां पे डायरेक्ट ATP जो जब मिलती है तो उसे हम बोलते हैं सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। बेटा फॉस्फोराइलेशन का मतलब होता है फॉस्फेट का अटैचमेंट होना। अगर डायरेक्ट ATP मिलती है, इसका मतलब डायरेक्ट ATP कैसे मिलेगी दोस्तों, वो मिलेगी ऐसे, जैसे आपने ADP के साथ अगर इनऑर्गेनिक फॉस्फेट लिख दिया तो बना दिया आपने ATP। तो आपने क्या, एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को इसके अंदर जोड़ा ही तो है। इसके अंदर पहले 2 फॉस्फेट थे, अब ट्राई फॉस्फेट यानी कि 3 फॉस्फेट बन गए। तो जब फॉस्फेट जुड़ता है तो प्रोसेस का नाम होता है फॉस्फोराइलेशन। बोलो क्या मेरा पॉइंट क्लियर है? चले। मगर दोस्तों अगर आप ध्यान से देखोगे
तो देखो एक बात तो आप समझते हो, अगर मैंने आपको मान लो जैसे आपकी कोई दुकान है और मैंने आपको 10 रुपए दिए, तो बेटा आपको बैंक के पास उस करेंसी को चेंज करने के लिए जाना नहीं पड़ेगा, क्योंकि इंडिया के अंदर तो रुपए चलते हैं। मगर अगर मैंने तुमको डॉलर दे दिए, वैसे करना मत ऐसे काम, मान लो गोलगप्पे खाने गए और वहां पे उससे कहा लो भाई साहब डॉलर लो, बेटा वो डॉलर, अब देखो गोलगप्पे में तुम खाने जाओगे तो वहां पे बर्तन मांजने की भी पॉसिबिलिटी नहीं होती, तो फिर क्या करोगे, तुम कहोगे अरे अब क्या करें अब क्या करें, बेटा कुछ नहीं कर सकते। मगर याद रखना जो मैं बोल रहा हूं वो चीज याद रखनी है, क्या कि ये जितनी भी आपको NADH2 मिलती है, ये NADH2, इस NADH2 को कन्वर्ट किया जाता है ATP में। तुम्हें याद है मैंने तुम्हें बोला था इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन यही चीज का यूटिलाइजेशन है। तो वो करती क्या, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन यही काम करेगी। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो ATP है उसको बनाने का काम करती है, किससे, इन्हीं चीजों से, क्योंकि सेल आपकी डायरेक्टली इसको यूटिलाइज नहीं कर सकती, आपको इसको ATP में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इन सब चीजों को हम क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट यूज, यानी कि ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, ये इन्वर्टेज एंजाइम के थ्रू होता है। बताओ क्या पॉइंट क्लियर है क्या? चलें आगे। बेटा ग्लाइकोलाइसिस के बाद हमको क्या मिल गया, 2 पायरुविक एसिड मिल गए हर्षित सर, बिल्कुल, एक पायरुविक एसिड ये मिल गया, एक पायरुविक एसिड ये मिल गया। पहली बात सबको क्लियर है, ठीक है। ग्लाइकोलाइसिस ओवरऑल 10 स्टेप का प्रोसेस होता है, देखो 10 लिख रखा है। दूसरा पॉइंट, ग्लाइकोलाइसिस चालू कहां से होता है, ग्लूकोज से, खत्म कहां पे होता है, पायरुविक एसिड पे। ग्लाइकोलाइसिस होता कहां है, साइटोप्लाज्म में। ग्लाइकोलाइसिस के थ्रू कितनी ATP का फायदा हो रहा है, 8 ATP का। डायरेक्टली कितनी ATP बनती है, 4 ATP। कितने NADH2 बनते हैं, 2 NADH2। एक NADH2 में कितनी ATP, 3 ATP। तो 2 NADH2 में कितनी ATP, 6 ATP। टोटल प्रॉफिट कितनी ATP का, 8 ATP का होता है। बताओ क्या पॉइंट क्लियर है क्या? ये जो सीधी ATP बन गई दोस्तों, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, मगर ये जो पंगे वाली ATP बनी है ना, ये NADH2 वाली जो पंगे वाली ATP बनी है, ये NADH2 वाली जो बनी है, इसको ATP में कन्वर्ट करने के लिए ही इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होता है। बताओ क्या ग्लाइकोलाइसिस क्लियर है, याद हो गया? तो मेरे साथ गाना गा लो, ग्लूकोज ग्लूकोज फ्रुक्टोज फ्रुक्टोज, धप से गिला पागल नीचे आया पागल, 1 3 डाई पेगा, 3 पेगा 2 पेगा, पिप्पा पा पी अपा पा। बोलो क्या पॉइंट क्लियर है? आ जाओ जरा दोस्तों। अगला प्रोसेस जो होता है वो होता है लिंक रिएक्शन। अब हुआ क्या दोस्तों, हुआ ये कि आपके पास जो भी साइटोप्लाज्म के अंदर पायरुविक एसिड था, और कितने पायरुविक एसिड थे, 2, ये दोनों के दोनों पायरुविक एसिड माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो उसके अंदर चले जाएंगे, एंट्री ले जाएंगे। और ये सारा का सारा चीज मैंने आपको पहले ही डायग्राम में बता दिया कि पायरुविक एसिड माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पहुंच जाएंगे, और इस पायरुविक एसिड से सबसे पहले कौन सी रिएक्शन होगी, लिंक रिएक्शन। लिंक रिएक्शन पहली रिएक्शन होगी। लिंक रिएक्शन को लिंक रिएक्शन क्यों बोलते हैं, ध्यान से सुन लेना जरा सारी चीज। पहली बात, पायरुविक एसिड सीधा क्रेब साइकिल में नहीं जा सकता। ये जो क्रेब साइकिल है ना दोस्तों, ये भी यहीं पे ही होता है, मैट्रिक्स में माइटोकॉन्ड्रिया की। तो पायरुविक एसिड सीधा क्रेब साइकिल में नहीं जा सकता, तो पायरुविक एसिड को कन्वर्ट करना होता है किसमें, एसिटाइल कोएंजाइम में। तो पायरुविक एसिड को जब आप एसिटाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट करोगे, दैट प्रोसेस, देखो यहां पे देख लो जो मैं बोल रहा हूं वही लिखा है क्या, पायरुविक एसिड को जब आप एसिटाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट करोगे, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज अ लिंक रिएक्शन। बताओ क्या पॉइंट क्लियर है क्या? 100%। चलें आगे, आ जाओ। पायरुविक एसिड में कितने कार्बन थे, 3। कितने पायरुविक एसिड थे आपके पास, 2। ये तो था, ठीक है जी। आपने यहां पे कोएंजाइम यूज किया, तो 2 कोएंजाइम यूज करेंगे, 2 NAD यूज करेंगे। सर बहुत खुशी की बात है, क्या बात है, NAD का मतलब जानते हो ना, निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, ठीक है। अब लिंक रिएक्शन एक ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन होती है। इसमें होता क्या है, इसमें CO2 बाहर निकलता है, तो जब CO2 बाहर निकलेगा तो डीकार्बोक्सिलेशन, CO2 आ जाएगा तो कार्बोक्सिलेशन, फॉस्फेट जुड़ेगा तो फॉस्फोराइलेशन, फॉस्फेट हटेगा तो डीफॉस्फोराइलेशन। बताओ क्या यहां तक पॉइंट क्लियर है? 100%। तो यहां पे हुआ क्या, यहां पे जो पायरुविक एसिड था वो पायरुविक एसिड आपका कन्वर्ट हो गया एसिटाइल कोएंजाइम ए में, और एसिटाइल कोएंजाइम ए के साथ CO2 भी बनेगा, साथ साथ आपने NAD से क्या बना दिया, NADH2। एक बात समझते हो, एक NADH2 का मतलब कितनी ATP, 3 ATP। यहां पे क्योंकि आपके पास 2 पायरुविक एसिड थे, तो कितने एसिटाइल कोएंजाइम ए बनेंगे, 2। तो कितने यहां पर NADH2 बनेंगे, 2, और एक NADH2 का मतलब आपको पता है 3 ATP, तो 2 NADH2 का मतलब क्या हो गया, 6 ATP। यानी कि लिंक रिएक्शन के थ्रू अगर मैं आपसे बात करूं तो क्या मैं एक बात बोल सकता हूं कि एक ग्लूकोज से 2 पायरुविक एसिड बनते हैं, तो 2 पायरुविक एसिड से 2 एसिटाइल कोएंजाइम बनेंगे, तो 2 एसिटाइल कोएंजाइम जब बनेंगे साथ साथ 2 NADH2 बनेंगे और ये जो 2 NADH2 होंगे, ये जो 2 NADH2 होंगे, ये दोनों के दोनों NADH2 अगर देखा जाए तो कितनी ATP के बराबर है, 6 ATP के बराबर।
तो लिंक रिएक्शन से कितनी एटीपी मिल रही है यहाँ पे लिखा हुआ है, एक NADH2 से मिलेगी 3 एटीपी, तो यहाँ पे 2 NADH2 फॉर्म हुए हैं, तो अभी कितनी एटीपी मिल गई, 6 एटीपी। बोलो क्या मेरा पॉइंट क्लियर है यहाँ तक? 100%। यहाँ पे एग्जैक्टली देखा जाए तो कुछ कोफैक्टर भी आते हैं और साथ साथ एक पीडीएच एंजाइम आता है, तभी कई जगह पे इसको पीडीएच रिएक्शन भी लिखा जाता है। ठीक है, पूरा नाम होता है पायरुवेट डी हाइड्रोजनेस कॉम्प्लेक्स, और यहाँ पे कुछ कोफैक्टर होते हैं, को एंजाइम है NAD, लाइपोइक एसिड और TPP, जिसका पूरा नाम होता है थाइमीन पायरोफॉस्फेट। बोलो क्या पॉइंट क्लियर है? हर तरह हमें याद क्या करना है, यहाँ पे हमें याद ये करना है कि यहाँ पे एक CO2 बाहर निकल रही है, हमें याद ये करना है कि हमारे पास 2 पायरुविक एसिड थे, हमें याद ये करना है कि ये जो लिंक रिएक्शन होती है ये ग्लाइकोलाइसिस के बाद होती है, हमें याद ये करना है कि लिंक रिएक्शन माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में होगी, हमें याद ये करना है लिंक रिएक्शन में पायरुविक एसिड से एसिटाइल कोएंजाइम ए बनेगा, हमें याद ये करना है कि यहाँ पे 2 NADH2 बनेगा, हमें याद ये करना है कि इन 2 NADH2 को भी वापस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में ही लेके जाना पड़ेगा। क्यों? ग्लाइकोलाइसिस से भी जो आपको बना था NADH2, लिंक रिएक्शन से भी आपको जो बना है NADH2, बेटा इनको एटीपी में तो कन्वर्ट करना पड़ेगा। तुमने अगर कमाई डॉलर में कर ली उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, डॉलर को बेटा रुपए में तो कन्वर्ट करो, और उन सब चीजों को हम लेके कहां जाएंगे, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में। बोलो बात सही है? सो ओवरऑल अभी तक क्या हुआ, ग्लाइकोलाइसिस में कितनी एटीपी मिली? हर्षी सर 8 एटीपी मिली थी ग्लाइकोलाइसिस में। यहां पर कितनी एटीपी मिली? हर्षी सर यहां पे 6 एटीपी मिली है। तो बेटा टोटल करना जानते हो क्या, कितनी एटीपी बन गई? हर्षी सर अभी तक 14 एटीपी बन गई। 8 और 6 14 ही होते हैं। सही है मेरी बात? बताओ क्या यहां तक पॉइंट क्लियर है क्या? मतलब माइंड में ना एक बार जरा रिकॉल कर लिया करो, जो मैंने बोला वो सही है क्या। पहले तो गाना गा लो मेरे साथ साथ, ग्लूकोज ग्लूकोज फ्रुक्टोज फ्रुक्टोज, धप से गिरा पागल, नीचे आया पागल, 1 3 डाई पेगा 3 पेगा 2 पेगा पिप्पा। हो गया यार, ग्लूकोज से बनेंगे तो पायरुविक एसिड। सारा का सारा प्रोसेस साइटोप्लाज्म में 10 स्टेप का प्रोसेस होता है। बहुत बढ़िया, 2 एटीपी लगाई थी काम में, 10 एटीपी मिल गई, 8 एटीपी का शुद्ध मुनाफा। अभी पायरुविक एसिड जो है ये आगे लेके जाओगे कहां पर, माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स में, और वहां पे आपको एग्जैक्टली जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, वहां पे एग्जैक्टली आपको मिलेगा 6 एटीपी का और अच्छा सा प्रॉफिट। तो ओवरऑल आपको 14 एटीपी मिल गई। अब आप में से बहुत सारे बच्चे ये होंगे कि हर्षी सर आप NADH2 की अभी क्यों जोड़ रहे हो? बेटा बाद में तो NADH2 से एटीपी कैसे बनती है वो समझा दूंगा, मगर अभी मैंने सोचा जोड़ के बता दूं जरा कैसा होता है। बताओ क्या पॉइंट क्लियर है क्या? अब दोस्तों ये जो एसिटाइल कोएंजाइम ए है, ये एसिटाइल कोएंजाइम ए आगे जाएगा और आगे एक प्रोसेस है जिसका नाम है क्रेब्स साइकिल। क्या नाम है? क्रेब्स साइकिल। ये रहा क्रेब्स साइकिल। बेटा साइकिल का मतलब क्या है? ग्लाइकोलाइसिस साइकिल नहीं था ना, ग्लाइकोलाइसिस पाथवे था। साइकिल का मतलब होगा जो जहां से चालू होगा वहीं पे ही खत्म हो जाएगा, तो दिस इज कॉल्ड एज अ साइकिल। क्या चल सकते हैं आगे? आ जाओ बेटा। बेटा साइकिल किसको हम क्रेब्स साइकिल भी बोलते हैं, इसे हम ट्राई सिट्रिक एसिड साइकिल बोलते हैं, या फिर हम सिट्रिक एसिड साइकिल भी बोलते हैं। ये कहां से चालू होता है? एसिटाइल कोएंजाइम ए से। ये डिस्कवर किया गया था हैंस क्रेब ने। तो ये ऑल्सो सिट्रिक एसिड साइकिल भी बोलते हैं, क्योंकि पहला जो कंपाउंड बनता है वो सिट्रिक एसिड बनता है। देखो ये रहा सिट्रिक एसिड, इसलिए हम इसे सिट्रिक एसिड साइकिल भी बोलते हैं। ये माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में होता है, ये भी एक एंजाइमेटिक प्रोसेस है, ये भी साइक्लिक है। बोलो क्या यहां तक पॉइंट क्लियर है क्या? और अभी तक कितनी एटीपी का फायदा हो गया वो आपको पता है? अभी तक 14 एटीपी का फायदा हो चुका है। और आपके पास कितने एसिटाइल कोएंजाइम है? 2 एसिटाइल कोएंजाइम है, भूलना कभी नहीं, 2 एसिटाइल कोएंजाइम ए है। आपको अभी तक 14 एटीपी का फायदा हो चुका है। बताओ क्या पॉइंट क्लियर है क्या? 100% बोल दो मेरी बात बिल्कुल क्लियर है क्या यहां तक? तो क्लियर है भाई बात मेरी सारी? आ जाओ जरा आगे चलते हैं दोस्तों। अब इस प्रोसेस को याद करने का हर्षी सर यहां का भी कोई तरीका बता दो। मैंने लिख रखा है, ओ सिट्रिक एसिड इज अ सिली स्टूपिड फनी मॉलिक्यूल। याद हो गया? बेटा बोल देते हैं ना, किसी को बोलते हैं, मम्मी ने पापा को बुलाया, ए जी सुनते हो, ओ जी सुनो ना, तो बेटा ऐसे ही हम बोल रहे हैं, ओ सिट्रिक एसिड इज अ सिली स्टूपिड फनी मॉलिक्यूल। याद हो गया तो प्रोसेस हो गया, याद हो गया तो प्रोसेस हो गया। ग्लाइकोलाइसिस का भी याद है ना, ग्लूकोज ग्लूकोज फ्रुक्टोज फ्रुक्टोज, धप से गिरा पागल, नीचे आया पागल, 1 3 डाई पेगा 3 पेगा 2 पेगा पिप्पा। सेम यहां पे आ जाओ, ओ सिट्रिक एसिड इज अ सिली स्टूपिड फनी मॉलिक्यूल। अब कैसे करना है जरा देखो। आपके पास अभी क्या था? एसिटाइल कोएंजाइम है, क्योंकि आपने ग्लाइकोलाइसिस करके पायरुविक एसिड बना लिए थे, पायरुविक एसिड से लिंक रिएक्शन करके आपने एसिटाइल कोएंजाइम बना लिए। कितने? 2। अब बेटा दोनों के लिए अलग अलग डायग्राम बनाऊं, या जो एक डायग्राम बना रहा हूं ऐसा ही दूसरा डायग्राम और बन जाएगा, क्योंकि आपके पास 2 एसिटाइल कोएंजाइम है। तो ऐसे कितने साइकिल होंगे? 2 साइकिल होंगे। बिल्कुल सही बात है, आ जाओ। यहां पे क्या है बेटा? सबसे पहले ऑक्सैलो एसिटिक एसिड है, जो जिसके अंदर कितने कार्बन है? 4 कार्बन। ये सिट्रेस सिंथेज एंजाइम की प्रेजेंस में सिट्रिक एसिड में कन्वर्ट होगा।
क्योंकि पहला स्टेबल कंपाउंड सिट्रिक एसिड होता है, इसलिए हम इसे सिट्रिक एसिड साइकिल भी बोलते हैं, सिट्रिक एसिड साइकिल भी बोलते हैं। बोलो क्या पॉइंट क्लियर है क्या? आगे इसमें भी 6 कार्बन है, ठीक है सर्शित सर। अब आइसोमरेज एंजाइम की प्रेजेंस में ये आइसोसिट्रेट में कन्वर्ट होता है। ये आइसोसिट्रेट से एक CO2 यानी कि एक कार्बन बाहर निकाल देते हो और साथ साथ एक NADH2 बना लेते हो, तो आप लोगों के पास एग्जैक्टली क्या बन जाता है? अल्फा कीटोक्लोरिक एसिड, जिसके अंदर कितने कार्बन होते हैं? 5 कार्बन। भाई एक CO2 निकालोगे तो एक कार्बन निकल गया ना, तो कितने कार्बन बचे? 5 कार्बन। इतना तो पता है ना, 6 - 1 = 5 ही होता है। बहुत खुशी की बात है, आ जाओ। अब इसमें से दोस्तों एक कार्बन और निकाल दिया, तो पहले 5 कार्बन थे, अब कितने कार्बन रह जाएंगे? 4 कार्बन। और यहां पे एक NADH2 और बना दिया, तो देखो 3 ATP तो ये बन गई, 3 ATP ये बन गई। वाह हर्षित सर, ये तो बड़ा आसान है भाई, आसान ही तो है बायोलॉजी। मुश्किल होती तो हम पढ़ा ही नहीं रहे होते। आ जाओ बेटा आगे। अब आगे बेटा क्या होता है? सक्सिनल कोएंजाइम बनता है, जो कि 4 कार्बन का है। क्यों? क्योंकि ये 6 कार्बन का था, एक कार्बन निकला तो 5 कार्बन हुआ, एक कार्बन निकला तो 4 कार्बन हुआ। यहां से कोएंजाइम ए निकलता है, कार्बन नहीं है ये है कोएंजाइम ए, ये वाला। जब ये कोएंजाइम ए निकल जाएगा तो ये सक्सिनिक एसिड बन जाएगा, जो कि 4 कार्बन का था। और यहां पे भी एक GTP बनती है बेटा, GTP ATP बराबर है। अगर आपने सुना होगा तो कभी एडिनिन, गुआनिन, थाइमिन, साइटोसिन, ये नाइट्रोजन बेस पेयर होते हैं, तो GTP भी बराबर है, GTP भी ATP के बराबर है। एक GTP = एक ATP, एक ATP = एक ATP। बड़ा आसान है। तो यहाँ पे सक्सिनिक एसिड बन जाएगा, सक्सिनिक एसिड से बनेगा FADH2। अब मेरे ख्याल से आपको याद होगा, जब मैंने सबसे पहले ही पढ़ा रहा था, तब मैंने आपसे एक ही चीज लिखी थी। यहाँ पे मैंने कहा था एक NADH2 का मतलब 3 ATP और एक FADH2 का मतलब 2 ATP। FADH2 का मतलब होता है फ्लेविन एडिनोसिन डिहाइड्रोजनेज। बोलो बात सही है? तो 1 NADH2 = 3 ATP, 1 FADH2 = 2 ATP। ये याद रखना है बस, और मैंने कुछ याद करने को बोला ही नहीं अभी तक। आ जाओ आगे। सक्सिनिक एसिड से एक एंजाइम है जिसका नाम है सक्सिनिक डिहाइड्रोजनेज। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टार पॉइंट है, सारे के सारे लोग इसको याद रखिएगा। मैं क्या बोल रहा हूं स्टार पॉइंट में, वो भी याद रखिएगा बेटा। क्रेब साइकिल कहां हो रहा है? माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में। बिल्कुल सही बात है हर्षित सर, आपने ये तो लिखा भी था कि जो क्रेब साइकिल है वो माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में हो रहा है। बिल्कुल सही बात है, मैट्रिक्स में हो रहा है। सही बात है सर, ये आपने यहां पे भी लिख दिया था। मगर याद रखना, सारे एंजाइम क्रेब साइकिल के माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में ही मिलते हैं, मगर एक एंजाइम क्रेब साइकिल का माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में नहीं मिलता, जिसे हम बोलते हैं सक्सिनिक डिहाइड्रोजनेज। बस ये याद रखना है। और ये वाला पॉइंट क्योंकि स्टार पॉइंट था, इसलिए दोस्तों मैंने यहां पे लिख भी दिया। ऑल एंजाइम रिलेटेड टू द क्रेब साइकिल प्रेजेंट इन द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, बट एंजाइम सक्सिनिक डिहाइड्रोजनेज प्रेजेंट इन द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। तो सारे एंजाइम माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में मिलते हैं, मगर एक एंजाइम इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में आपको देखने को मिलता है। आगे चलते हैं। ये सक्सिनिक एसिड में भी 4 कार्बन थे, ये FADH2 बन गया, FADH2 के बाद ये बन गया फ्यूमेरिक एसिड में, फ्यूमेरिक एसिड बन गया मैलिक एसिड में, और मैलिक एसिड से वापस ऑक्सैलो एसिटिक बन गया, यहां पे भी एक NADH2 बन गई। बोलो क्या मेरा पॉइंट क्लियर है? पक्का? अब जरा देखो कितनी ATP बनी है टोटल, देखिए कैलकुलेट करें। आ जाओ बेटा, अभी तक कितनी ATP थी? अभी तक ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब साइकिल में, हर सर ग्लाइकोलाइसिस में फायदा था 8 का, क्रेब साइकिल में फायदा था 6 का, तो सर टोटल मिला के 14 ATP का फायदा था। अभी अभी आप लिखवा के ही आए हो, ये नीचे वाला देखना 14 ATP। ठीक है सर, तो सर अब क्या करना है? मैंने कहा आप तुम बताओ अब क्या कर सकते हैं। सर अब कुछ और करते हैं। मैंने कहा क्या? सर अब जरा यहाँ पे कैलकुलेशन करवा दो। मैंने कहा देखो बेटा, देखो जरा, मैं तो कुछ दिक्कत नहीं है, देखो जरा कैलकुलेशन यहाँ पे कुछ बन रहा है नहीं। 3 ATP ये बनी, लिख रखा है मैंने, 3 ATP ये बनी, लिख रखा है मैंने, तो 3 और 3 कितनी हो गई? 6 के अलावा ये GTP का मतलब भी ATP होता है, 7 ATP, 7 और 2 ATP कितने हो गए? 9 ATP, 9 और 3 ATP कितने हो गए? 3 ATP कितने हो गए? 9 और 3 कितने हो गए बताओ? हाँ 12 ATP। तो आपके पास कितने एसिटाइल कोएंजाइम है? 2 बेटा, 2 ही तो थे एसिटाइल कोएंजाइम में, 2। अभी एक एसिटाइल कोएंजाइम में से पूरा साइकिल हुआ तो कितनी ATP मिली है? 12 ATP। अब आपके पास 2 एसिटाइल कोएंजाइम होंगे तो कितनी ATP मिलेगी? 24 ATP। सीधी सी बात है। तो एक ग्लाइकोलाइसिस से, देखो यहां पे लिखा हुआ है सब, यहां पे सब लिखा हुआ है तुम्हारे लिए। देखो एक यहां पे कितनी NADH2 बन गई? 3, तो 9 ATP, 2 ATP और 1 ATP, टोटल कितनी ATP हो गई? 12। मगर ये तो एक से है ना, आपके पास तो कितने साइकिल है? 2 साइकिल, तो टोटल कितनी हो गई? 24 ATP। क्योंकि आपको पता है आपके पास 2 एसिटाइल कोएंजाइम थे, तो एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से दो पायरुविक एसिड बनते हैं, 2 पायरुविक एसिड से 2 एसिटाइल कोएंजाइम बनेंगे, 2 एसिटाइल कोएंजाइम दोनों अलग अलग क्रेब साइकिल चलाएंगे। तो एक ने चलाया ये वाला, एक चलाएगा दूसरा वाला, तो 12 ATP इससे मिली, तो 12 ATP ही उससे भी मिलेगी। बोलो क्या पॉइंट क्लियर है क्या?
100%। तो मेरे ख्याल से मेरे सारे के सारे दोस्त अब एक बात तो समझ गए होंगे, और वो हर्षित सर क्या बात बोलना चाह रहे हो आप। टोटल मिला के अगर देखा जाए तो देखो 24 एटीपी तो यहां से हो गई, टोटल मिला के अगर देखा जाए तो 24 एटीपी तो यहां से हो गई, यहां नीचे लिख देता हूं। ठीक है सर, बिल्कुल। इससे पहले कितनी एटीपी थी? 6 एटीपी, 6 ही थी ना। उससे पहले कितनी एटीपी थी? 8 एटीपी। तो टोटल अगर आप काउंट करोगे तो टोटल कितनी आ जाएगी? 38 एटीपी। मगर दोस्तों कई जगह पे 36 एटीपी भी लिखा हुआ है। अब आप कहोगे 36 एटीपी हर्षित सर कैसे आएगी, जरा उसके बारे में अगर थोड़ी सी बात बता दो तो सर मजा ही आ जाए कि 36 एटीपी कैसे आएगी। देखो बेटा 36 एटीपी कैसे आएगी, देखो। आपको याद है ग्लाइकोलाइसिस कहां हो रहा था? आपको हर्षित सर ग्लाइकोलाइसिस हो रहा था साइटोप्लाज्म के अंदर, बिल्कुल। तो ग्लाइकोलाइसिस में कितने NADH2 बन रहे थे? 2 NADH2, 2 NADH2। मेरी बात क्लियर है? और मैंने बोला था इन NADH2 से अगर आपको एटीपी में कन्वर्ट करना है तो आपको कहां लेके जाना पड़ेगा चीजों को? माइटोकॉन्ड्रिया में। तो बेटा इन दोनों को माइटोकॉन्ड्रिया में जब लेके जाते हैं ना तो उसमें 2 एटीपी का खर्चा होता है। तो 38 में से जब 2 एटीपी घटाओगे तो कितनी एटीपी बच गई? 36 एटीपी। बताओ क्या पॉइंट क्लियर है क्या? क्योंकि ये सारा प्रोसेस हो रहा है कहां पर बेटा? ये सारा प्रोसेस हो रहा है साइटोप्लाज्म में। अब जो प्रोसेस अंदर हो रहा है उसमें तो बेटा कोई दिक्कत है नहीं, वो सारी की सारी यहीं पे एक्सचेंज हो लेगी, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही हो रहा है। मगर जो यहां से NADH2 बन रही है ग्लाइकोलाइसिस से, उन NADH2 को भी तो अंदर जाना पड़ेगा, और 2 NADH2 बनती है। एक NADH2 का खर्चा 1 एटीपी का, तो 2 NADH2 का खर्चा 2 एटीपी का। तो 38 में से 2 एटीपी माइनस होगी तो कितनी एटीपी आ जाएगी? 36 एटीपी। इसलिए बेटा मैंने यहां पे आपको 36 एटीपी भी लिख दी है। बताओ क्या पॉइंट क्लियर है? 100%। कोई भी कैसी भी दिक्कत, किसी भी भाई को मेरे कैसी भी दिक्कत है तो बता सकता है, नहीं है? चले आगे, आ जाओ भाई आगे। ये तो एक काम हो गया। अब एनसीईआरटी बोलती है कि भैया ये तो एरोबिक रेस्पिरेशन वाली बात हो गई, मगर क्या होगा जब रेस्पिरेशन एरोबिक नहीं होके एनारोबिक होगा? आओ जरा देखते हैं। बेटा एनारोबिक रेस्पिरेशन वो होता है जो ऑक्सीजन की एब्सेंस में होता है। अपनी एनसीईआरटी 2 टाइप के रेस्पिरेशन करती है, जिसमें एक है लैक्टिक एसिड रेस्पिरेशन, एक है अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, अब लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन कहां पे होता है? साइटोप्लाज्म में। ठीक है बात। ये कहां पे होता है? प्रोकैरियोटिक सेल में। जब हम कर्ड का फॉर्मेशन करते हैं तो दूध से दही जमाते हैं ना, तो हम लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया को यूज में लेते हैं, ये वहां पे यूटिलाइज होता है। एंजाइम कौन सा है? लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम। यूकैरियोटिक सेल के अंदर मसल सेल में होता है। जब बेटा आप ज्यादा एक्सरसाइज कर लेते हो तो आपकी बॉडी की यहां वाली सेल्स को उतनी ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती जितनी ऑक्सीजन उनको पहुंचनी चाहिए, तो वहां पे कैसा रेस्पिरेशन होता है? एनारोबिक। तभी आप बोलते हो अरे यार बांटा आ गया यार, तो वो यही है। जब ज्यादा एक्सरसाइज कर लेते हो, 5 एक्सरसाइज मारी, 1 2 3 4 5, फिर यू करो 1 2 3, तो बस वो जो कर रहे हो ना तुम, वही ये विग्रस एक्सरसाइज है। उसकी वजह से कई बार क्रैम्प वगैरह भी आ जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे रॉ मटेरियल क्या होता है? पायरुविक एसिड होता है, और बनेगा क्या है यहाँ पे? लैक्टिक एसिड। अब जरा देख लेते हैं। याद रखना एक बात, तो वो तो मैंने बोली थी, ग्लाइकोलाइसिस तो दोनों में होगा, चाहे एरोबिक होगा चाहे एनारोबिक होगा। बोलो क्या पॉइंट क्लियर है? अब देखो कितने पायरुविक एसिड बने थे? 2। ठीक है सर। लैक्टिक डिहाइड्रोजनेज एंजाइम था, लिखा हुआ है यहाँ पे। इस एंजाइम की प्रेजेंस में क्या बना था? लैक्टिक एसिड, लिखा हुआ है यहाँ पे। NADH2 लगाई थी हमने, कितनी? 2 NADH2 को यूज किया है यहाँ पे कन्वर्ट करने के लिए NAD में, यानी कि यहाँ पे एनर्जी यूज की गई है, लिखा हुआ है एनर्जी यूज। अब खुद बताओ, ग्लाइकोलाइसिस तो हुआ है यहाँ पे, हाँ सर, तभी तो पायरुविक एसिड बने हैं। ठीक है जी। ग्लाइकोलाइसिस में कितनी एटीपी बनी थी? हर सर 8 एटीपी का फायदा था। ठीक है जी। कितनी एटीपी यूज कर ली अभी? हर सर 6 एटीपी यूज कर ली। 8 - 6 = क्या होता है? 2 एटीपी। तो यहाँ पे टोटल कितनी एटीपी आ गई? 2 एटीपी। वो भी किससे आ रही है? ग्लाइकोलाइसिस से। यहाँ तो नुकसान ही हुआ है बेटा। एनारोबिक रेस्पिरेशन कभी भी फायदेमंद नहीं होता। ठीक है, आओ जरा अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, अल्कोहल भी बना लेते हैं। सेम लोकेशन कहां है? साइटोप्लाज्म में। प्रोकैरियोटिक में कुछ बैक्टीरिया भी एनारोबिक रेस्पिरेशन करते हैं, साथ साथ यूकैरियोटिक सेल में ईस्ट करती है। ईस्ट का साइंटिफिक नेम होता है सैक्रोमाइसिस सर्वाइसी, जिसे हम बेकर ईस्ट या फर्मेंटर ईस्ट भी बोल देते हैं। सबस्ट्रेट क्या है? पायरुविक एसिड। बनेगा क्या? इथेनॉल। मैंने सारे की सारी चीज आपको यहीं लिख दी है। देखो यहां पे होता क्या है? पायरुविक एसिड से क्या बनेगा? एसिटाल्डिहाइड। ठीक है, और उसके बाद अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज बनेगा। यहां पे इथाइल अल्कोहल बन जाएगा, इथेनॉल बन जाएगा। यहां पे भी कितनी एटीपी का यूज आ गया? 2 एटीपी का। 2 NADH2 यूज आ गए, तो 2 NADH2 का मतलब 6 एटीपी यूज आ गई। ग्लाइकोलाइसिस तो इसमें भी होगा। 8 एटीपी ग्लाइकोलाइसिस से मिली, 6 एटीपी को यूज कर दिया। 8 - 6 = 2 एटीपी। तो बेटा यहां पे भी कितना है? 2 एटीपी फॉर्म हो रही है।
पता होना चाहिए। बड़ा बच्चा कंफ्यूज होता है, हर्षित सर 38 एटीपी भी बताते हैं, कई लोग 36 भी बताते हैं, आखिर कैसे याद रखे? बेटा याद करने का तरीका आपको बता दिया। 36 और 38 कैसे याद रखेंगे? 38 एटीपी तो मैंने निकलवाई दी थी, ग्लाइकोलाइसिस से 8, लिंक रिएक्शन से 6 और क्रेब्स साइकिल से 24, तो 38 एटीपी आ गई थी। मगर ग्लाइकोलाइसिस के 2 NADH2 को जब माइटोकॉन्ड्रिया में ट्रांसफर किया तो 2 एटीपी खर्च आई, तो 36 एटीपी आ गई। अच्छा एक बात और बताऊं क्या, आप इसको 32 एटीपी भी निकाल सकते हो। पता है कैसे? NADH2 रख दो 2.5 और FADH2 रख दो 1.5 करके देखना, तो आपको 32 एटीपी आ जाएगी, करके देख लेना। आ जाओ बेटा, ये नीट के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है, जब कभी 13% एल्कोहल बन जाती है, कंसंट्रेशन बन जाती है, तो वो ईस्ट के लिए ही पॉइजनस हो जाती है। यानी कि कभी भी जब हम बनाते हैं एल्कोहल, तो हम इस बात का ध्यान रखते हैं कि जहां पे हम एल्कोहल बना रहे हैं ईस्ट के थ्रू, वहां पे हम 13% से ज्यादा एल्कोहल का अमाउंट नहीं होने दे, नहीं तो बेटा ईस्ट खुद ही निपट लेगा। तो बेटा ये फर्मेंटेशन में दिक्कत आ सकती है। आओ जरा आगे चलते हैं। अगला बेटा सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जिसका नाम क्या है, जिसका नाम एग्जैक्टली है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। मैंने आपको बता दिया 3 प्रोसेस, ग्लाइकोलाइसिस, लिंक रिएक्शन और क्रेब्स साइकिल। मैं आपको यह भी बता चुका हूं कि ग्लाइकोलाइसिस, लिंक रिएक्शन, क्रेब्स साइकिल, ये पूरा प्रोसेस हमने कर लिया। टोटल मिला के 36 एटीपी का हमने फॉर्मेशन कर लिया था, या 38 एटीपी का कर लिया। मगर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो हमें याद करनी है और समझनी है, वो क्या, कि आखिर NADH2 और FADH2 से कैसे हम एटीपी बनाएंगे, वो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। मेरे साथ साथ समझ लोगे, डायग्राम को याद कर लोगे तो बड़ा ही इजी हो जाएगा। आओ जरा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन बोल सकते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम बोल सकते हैं, टर्मिनल ऑक्सीडेशन बोल सकते हैं। क्यों? NADH2 और FADH2 का अब यहाँ पे ऑक्सीडेशन करना है हमें। आओ, डेवलप एटीपी किससे? NADH2 और FADH2 से एटीपी डेवलप करनी है। इसे हम ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन भी बोलते हैं। 2 टाइप की फॉस्फोराइलेशन होते हैं, सबस्ट्रेट लेवल जिसमें सीधी एटीपी बनती है, ऑक्सीडेटिव जिनमें इन दोनों से अब एटीपी डेवलप करनी है। एक काम और बढ़ गया हमारे लिए। पर्पस क्या है? ऑक्सीडाइज करना है NADH2 और FADH2 को, जो आपको कहां से मिले? ग्लाइकोलाइसिस, लिंक रिएक्शन और क्रेब्स साइकिल से। ठीक है, और यहां पे अकर कहां पे हो रहे हैं? माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन में। बताओ क्या यहां तक पॉइंट क्लियर है क्या? 100%। आओ बेटा, ये वही चीज है जो मैंने अभी आपको बताई। ग्लाइकोलाइसिस में 4 एटीपी, कितनी एटीपी का यूज आ गया? 2 एटीपी। कितनी एटीपी बन गई ग्लाइकोलाइसिस से? 8 एटीपी। ठीक है, लिंक रिएक्शन से कितनी बन गई? 6 एटीपी। क्रेब्स साइकिल से कितनी बन गई? 24 एटीपी। तो टोटल करोगे तो 38 एटीपी। और यहां पे मैंने 38 एटीपी के साथ साथ आपको 36 एटीपी का भी कंडीशन बता दिया कि 36 एटीपी कैसे बनेगी। बोलो बात सही है? और इनफैक्ट मैं तो आपको 32 एटीपी भी बता चुका हूं, तो तीनों एटीपी अपन ने क्लियर कर ली। मगर अपन को केवल एनसीईआरटी वाली ही कंसीडर करनी है। ठीक है, आ जाओ बेटा, ये आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में याद रखना, जहां पे मैंने प्लास्टोक्विनोन लिख रखा है, यहां पे आप यूबीक्विनोन भी लिख सकते हो, तो आप यूक्यू भी कर सकते हो। तो यूबीक्विनोन H2 हो गया, तो यूक्यू भी रख सकते हो। जहां पे मैंने प्लास्टोक्विनोन रख रहा है, आप यूबीक्विनोन भी रख सकते हो। होता क्या है यहाँ पे बेटा? यहाँ पे कुछ कॉम्प्लेक्स होते हैं। अब देखो, मैं ज्यादा इसमें हाईलाइट नहीं करूंगा, नहीं तो वैसे ही बहुत बड़ा डायग्राम है और बड़ा हो जाएगा। मतलब मेरे को पूरी एनसीईआरटी का सबसे प्यारा डायग्राम लगता है ये समझाने में। देखो जरा क्या हो रहा है इसमें बेटा। यहाँ पे हो क्या रहा है? यहाँ पे इनर मेम्ब्रेन है, इस तरफ मैट्रिक्स है, ये है आउटर मेम्ब्रेन पूरी की पूरी। ठीक है, और बीच में है इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, यानी कि 2 मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस होगा उसके बारे में बात कर रहे हैं। सही बात है। माइटोकॉन्ड्रिया का डायग्राम तो आपने सेल वाले चैप्टर में भी बनाया होगा। आओ जरा, सबसे पहले जो आपके पास NADH2 है वो ऑक्सीडाइज होती है NAD में। एंजाइम होता है NADH डिहाइड्रोजनेज। इससे जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं वो FMN के पास जाते हैं, फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड। मैं पूरा नाम लिख रहा हूं, यहाँ पे देखो सबकी फुल फॉर्म लिखी हुई है साइड में। ठीक है, इससे 2 इलेक्ट्रॉन आयरन सल्फर प्रोटीन के पास जाते हैं। यह आयरन सल्फर प्रोटीन इस इलेक्ट्रॉन को यूबीक्विनोन को दे देता है। यूबीक्विनोन H2 में रिड्यूस हो जाता है, जो एक्सेप्ट करेगा उसका रिडक्शन हो जाता है। बिल्कुल, ये इसको दे देगा कॉम्प्लेक्स नंबर 3 को। फर्स्ट के बाद 3 आता है, याद रखना। ये जो 2 इलेक्ट्रॉन होंगे साइटोक्रोम B के पास जाएंगे, साइटोक्रोम B फिर आयरन सल्फर प्रोटीन को दे देगा, फिर साइटोक्रोम C1 के पास जाएंगे। बताओ क्या यहां तक पॉइंट क्लियर हो गया? अब आ जाओ जरा नीचे। आपको पता है, अगर आपने पढ़ा था तो, सक्सीनेट किसमें कन्वर्ट होता है? फ्यूमेरेट में। एंजाइम कौन सा है? सक्सीनिक डिहाइड्रोजनेज। अगर आपको याद होगा तो ये सारा का सारा है लिंक रिएक्शन का पॉइंट। देखो, सक्सीनेट किसमें कन्वर्ट होता है? फ्यूमेरेट में। एंजाइम कौन सा है? सक्सीनिक डिहाइड्रोजनेज। इससे क्या बन रही है? FADH2। देखो मैंने यही चीज यहां पे लिखी है। ठीक है, यही 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, ये जाएगा फ्लेविन एडिनिन डिहाइड्रोजनेज के पास, जो आयरन सल्फर प्रोटीन के पास जाएगा, फिर ये यूबीक्विनोन के पास जाएगा, यूबीक्विनोन H2 में कन्वर्ट हो जाएगा। ऊपर से भी जो आया इलेक्ट्रॉन, ये भी कॉम्प्लेक्स 3 के पास आया। नीचे से भी जो आया इलेक्ट्रॉन, ये भी कॉम्प्लेक्स 3 के पास आया। यानी कि कॉम्प्लेक्स 3 के पास कॉम्प्लेक्स सेकंड से भी इलेक्ट्रॉन जाता है, कॉम्प्लेक्स फर्स्ट से भी इलेक्ट्रॉन जाता है।
बोलो क्या मेरा पॉइंट क्लियर है? देखो आप खुद भी समझ सकते हो, ये चैप्टर देखा जाए तो लगभग 4-5 लेक्चर का हो जाता है, मगर अपन लिमिटेड टाइम में कर रहे हैं क्योंकि आपने पहले भी सब कुछ पढ़ रखा होगा, तो दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब ये साइटोक्रोम के पास चले गए। अब बेटा साइटोक्रोम कैरियर प्रोटीन है, कैरियर का मतलब उठा के लेके जा रहा है। ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन जहां से आए ना, इसको उठा के लेके जाएगा। देखो जा रहा है इलेक्ट्रॉन लेके उठा के गया, साइटोक्रोम देखो उठा के लेके गया, और किसके पास गया? कॉम्प्लेक्स 4 के पास। बाईपास ले गया, अंदर से नहीं गया, साइड में से निकल गया। जाने के बाद किसको दे दिया? कॉम्प्लेक्स 4 को। कॉम्प्लेक्स 4 ने कॉपर ने दिया, कॉपर के बाद साइटोक्रोम A1 ने लिया, साइटोक्रोम A1 के बाद साइटोक्रोम A3 ने लिया। उसके बाद कॉपर के पास जाके ये अंदर की तरफ चले जाता है, अंदर का मतलब माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में इलेक्ट्रॉन, और इसी इलेक्ट्रॉन को यूज करके हाफ O2 और 2H+ क्या बना लेते हैं? वाटर। तो नीट के एग्जाम में कभी भी पूछा जा सकता है कि वाटर का फॉर्मेशन कौन सा कॉम्प्लेक्स करता है, तो आपका आंसर है कॉम्प्लेक्स 4। नीट के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कॉम्प्लेक्स 1 और कॉम्प्लेक्स सेकंड से कौन लेता है इलेक्ट्रॉन, तो आपका आंसर है कॉम्प्लेक्स 3। नीट के एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि सीक्वेंस क्या होता है, तो फर्स्ट, थर्ड, सेकंड, फोर्थ और फिफ्थ होता है। बोलो बात सही है? आगे आ जाओ। फर्स्ट को बोलते हैं NADH डिहाइड्रोजनेज, सेकंड को बोलते हैं साइटोक्रोम B6 कॉम्प्लेक्स, थर्ड को सेकंड को बोलते हैं सक्सिनिक डिहाइड्रोजनेज, फोर्थ को बोलते हैं साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज या A1A3 कॉम्प्लेक्स। बोलो बात सही है क्या? अब हुआ क्या? माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में, ध्यान से सुनना, माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में एटीपी कम होती है, मतलब माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में प्रोटॉन कम होते हैं, H+ आयन। और आपको याद है मैंने सेल में एक बात आपसे बोली थी कि जब कोई भी चीज लो कंसेंट्रेशन से हाई कंसेंट्रेशन में जाती है तो एनर्जी लगती है। अब बेटा जब यहां पे प्रोटॉन की कंसेंट्रेशन कम है और तुमको कम कंसेंट्रेशन से ज्यादा कंसेंट्रेशन में प्रोटॉन भेजने हैं, तो क्या तुम्हें एनर्जी नहीं लगेगी? बिल्कुल। और ये एनर्जी पता है किसने यूज कर ली? इलेक्ट्रॉन। यानी कि इलेक्ट्रॉन के अंदर जो एनर्जी है, उसी एनर्जी को यूज करके आपने कॉम्प्लेक्स नंबर 1 से 4 प्रोटॉन बाहर भेजे, आपने कॉम्प्लेक्स नंबर 3 से 4 प्रोटॉन बाहर भेजे, आपने कॉम्प्लेक्स नंबर 4 से 2 प्रोटॉन बाहर भेजे। यानी कि आप प्रोटॉन बाहर भेज रहे हो, और बाहर कहां भेज रहे हो? इनर माइटोकॉन्ड्रियल, पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में। और एनर्जी तो आपको पता है किसकी आ रही है? NADH2 और FADH2 की। जब इस सारी की सारी एनर्जी को यूज करके आपने अंदर जहां पे कंसेंट्रेशन पहले से ही लो थी, वहां से आपने प्रोटॉन को यहां फेंक दिया, तो आपको पता है यहां पे प्रोटॉन की कंसेंट्रेशन अब हाई नहीं, बहुत हाई हो गई। और बेटा ये सारे प्रोटॉन की कंसेंट्रेशन हाई क्यों की जा रही है? हाई से बहुत हाई क्यों की जा रही है? क्योंकि बेटा कॉम्प्लेक्स नंबर 5 जो है, ये यही है जो एटीपी बनाने का काम करता है। तुमने माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ऑक्सीजोम बनाए थे, यही वो ऑक्सीजोम है जो एटीपी बनाएगा। F1, वो F0 और F1। तो क्या काम करेगा? यही ये 4 प्रोटॉन की रिश्वत लेगा, और रिश्वत लेने के बाद एटीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से क्या बनाएगा? एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एटीपी सिंथेज एंजाइम की प्रेजेंस में। तो अगर कोई भी आपसे कहता है कि एटीपी बनाने का काम कौन सा कॉम्प्लेक्स करता है? 5। मगर 5 से अगर काम करवाना है तो बेटा इसको रिश्वत देनी पड़ेगी। रिश्वत ये कहता है मुझे बस प्रोटॉन चाहिए। अब प्रोटॉन कैसे, यहां से कैसे भेजेंगे प्रोटॉन, अंदर कैसे भेजेंगे? बेटा ये पूरा का पूरा साइकिल होता है, घूमता रहता है, ये एटीपी बनाता रहता है, घूमता रहता है। तो इसको एटीपी कैसे बनाएगा बेटा? इसको प्रोटॉन की रिश्वत देंगे। और प्रोटॉन की रिश्वत कब दे पाएंगे? जब कंसेंट्रेशन यहां पे पहले ही कम थी प्रोटॉन की, मगर हमने और खींच के यहीं भर दी सारी। तो हमने कहा ज्यादा लंबे टाइम तक अब प्रोटॉन यहां से यहां जाते रहेंगे तो हमको एटीपी का फॉर्मेशन होता रहेगा। एंड दिस इज द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। कितना आसान है बताओ? हाँ ये जरूर है, ये FES ये थोड़ा बहुत याद करने का होता है, मगर कॉन्सेप्ट मेरे ख्याल से क्लियर होना चाहिए। ये सारा जो प्रोटॉन अंदर से लो कंसेंट्रेशन होने के बाद बाहर भेजा जा रहा है, तो एनर्जी चाहिए। एनर्जी किससे ली हमने? इलेक्ट्रॉन से। जब प्रोटॉन की कंसेंट्रेशन यहाँ पे ज्यादा नहीं, बहुत ज्यादा हो गई, इसको वापस भेजते हैं। ठीक है भाई बात? इस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के बाद बेटा एक पाथवे आता है अपनी एनसीईआरटी में, नाम है एम्फीबॉलिक पाथवे। एनसीईआरटी बोलती है कि यार हर चीज ऐसे नहीं होती, मतलब अगर आपके पास कार्बोहाइड्रेट है तो आपने पढ़ लिया कि कार्बोहाइड्रेट से ग्लाइकोलाइसिस होगा, DHAP PGL बनेगा, फिर पायरुविक एसिड बनेगा, फिर लिंक रिएक्शन के बाद एसिटाइल कोएंजाइम बनेगा, फिर क्रेब्स साइकिल होगा। ये तो सारा प्रोसेस पढ़ लिया, किसके लिए? कार्बोहाइड्रेट के लिए। मगर एनसीईआरटी बोलती है क्या होगा अगर आपके पास प्रोटीन होगा? तो बेटा एक एंजाइम होगा, नाम होगा प्रोटीएज, वो अमीनो एसिड में ब्रेक करेगा। क्योंकि आपको पता है प्रोटीन किससे मिलकर बनी होती है? अमीनो एसिड। लॉन्ग चेन ऑफ अमीनो एसिड इज कॉल्ड एज अ प्रोटीन। और इस अमीनो एसिड को वापस किसमें बदल दिया जाता है? पायरुविक एसिड में। बाकी सारा प्रोसेस सेम टू सेम है। यानी कि क्वेश्चन कैसे आएगा? क्वेश्चन ऐसा आएगा, क्या प्रोटीन के लिए भी लिंक रिएक्शन आती है? दिख रही है आपको, आती है नहीं आती है? ठीक है, आ जाओ। अगर फैट है तो फिर फैटी एसिड में टूट जाएगा, ग्लिसरॉल में। ग्लिसरॉल सीधा कन्वर्ट हो जाता है DHAP में, मगर जो फैटी एसिड है ये आगे किसमें कन्वर्ट होगा? एसिटाइल कोएंजाइम में। उसके बाद सेम टू सेम क्रेब्स साइकिल चलेगी। एंड दिस इज कॉल्ड एज अ एम्फीबॉलिक पाथवे। बताओ क्या पॉइंट क्लियर है क्या? मतलब हम लोग ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर आपकी बॉडी के अंदर कार्बोहाइड्रेट है तो क्या होगा, वो तो हम पूरा पढ़ ही चुके हैं। ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स साइकिल, लिंक रिएक्शन और ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन सारा पढ़ चुके। मगर क्या होगा अगर हमारे पास प्रोटीन होगा?
क्या होगा, हमारे पास फैट भी होगा। और बिल्कुल आप जानते हो अगर आपकी बॉडी के पास कार्बोहाइड्रेट नहीं होता तो वो फैट को ब्रेक करती है। बिल्कुल आगे आ जाओ बेटा। एक और एक्स्ट्रा चैप्टर है रेस्पिरेटरी या रेस्पिरेटर क्यूसेंट। ठीक है, रेस्पिरेटरी क्यूसेंट क्या चीज होती है? रेस्पिरेटरी क्यूसेंट क्या चीज होती है बेटा? रेस्पिरेटरी क्यूसेंट का मतलब क्या होता है, जरा समझ लेते हैं। रेस्पिरेटरी क्यूसेंट का मतलब होता है कि आपने कितनी CO2 तो बनी है और कितनी ऑक्सीजन आपने यूज में ली थी। दिस इज द रेस्पिरेटरी क्यूसेंट। बड़ा आसान है भाई। आपने कभी फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन लिखी है या रेस्पिरेशन की? तो अगर C6H12O6 को ब्रेक करोगे तो 6 CO2 मिलेगा। बिल्कुल बात सही है, और 6 ऑक्सीजन आपने यूज की थी। तो अगर कभी भी मान लो, जैसे फॉर एग्जांपल ये है, ये रेस्पिरेशन की इक्वेशन है, तो आपने कितनी एटीपी बनाई है? 6। कितनी एटीपी लगाई थी? 6। और यही तो आरक्यू का फॉर्मूला है कि कितनी तो CO2 इवॉल्व हुई है और कितनी ऑक्सीजन आपने कंज्यूम की है। तो बेटा कितनी CO2 इवॉल्व हुई है? 6। कितनी ऑक्सीजन कंज्यूम की है? 6। देखो 6 CO2 बनी है, 6 ऑक्सीजन यूज ली है, तो क्या बन गया आपके पास? 1। तो नीट में क्वेश्चन आता है आरक्यू क्या है किसका? कार्बोहाइड्रेट का। तो आपका आंसर है 1। सेम है आपका प्रोटीन का क्या है? 0.9, 1 से कम है। फैट का क्या है? 0.7, वो भी बात सही है। और आरक्यू ऑर्गेनिक एसिड का कितना है? 1.33 के आसपास लगभग होता है। बताओ क्या यहां तक पॉइंट क्लियर है क्या? मेरे ख्याल से जितने भी मेरे दोस्त हैं उन सारे दोस्तों को लगभग सारी की सारी बात याद हो गई होगी। आपको याद हो गया कि एग्जैक्टली ग्लाइकोलाइसिस क्या होता है, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन कैसे कहते हैं। आपको यह बात पता लग गई कि एक प्रोसेस होगा साइटोप्लाज्म में, चाहे ऑर्गेनिज्म कोई भी हो, हमें फर्क नहीं पड़ता, मगर 3 प्रोसेस हमेशा और हमेशा किस जगह पे होंगे? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। हमने ग्लाइकोलाइसिस पढ़ा। एक ग्लाइकोलाइसिस के थ्रू टोटल 10 स्टेप होते हैं। ग्लूकोज से चालू होता है, पायरुवेट एसिड पे खत्म हो जाता है। एक ग्लूकोज से 2 पायरुवेट एसिड बनते हैं। 6 कार्बन से 3 कार्बन के 2 चीज बन गई। टोटल मिला के 10 एटीपी बनती है, मगर 2 एटीपी लागत भी लगाई तो फायदा केवल और केवल 8 एटीपी का हो गया। अगला है लिंक रिएक्शन। 2 पायरुवेट एसिड से 2 एसिटाइल कोएंजाइम बनेंगे, तो यहाँ पे आपको 2 NADH2 बनता है, यानी कि टोटल 6 एटीपी का फायदा यहाँ पे हो गया। तो टोटल मिला के अभी हमको 14 एटीपी यानी कि 14 एटीपी का फायदा हो गया। अगला रिएक्शन जो आता है उसे हम बोलते हैं क्या? क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल अगर देखा जाए तो यहाँ पे एसिटाइल कोएंजाइम से पूरा का पूरा साइकिल मैंने आपको बताया ही था। टोटल मिला के एक क्रेब्स साइकिल से 12 एटीपी बनेगी, तो 2 क्रेब्स साइकिल से 24 एटीपी बनेगी, तो 24 एटीपी का फायदा आपका यहाँ पे हो गया। तो टोटल मैंने आपको करना बता ही दिया। मैंने कहा टोटल मिला के आप 38 एटीपी भी निकाल सकते हो और 36 एटीपी भी। 36 कैसे बनेगी? जो 2 NADH2 बना था ग्लाइकोलाइसिस से, उसको भी तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में लेके जाना पड़ेगा। यानी कि साइटोप्लाज्म से NADH2 को माइटोकॉन्ड्रिया में ले जाने का खर्चा होता है बेटा 2 एटीपी का। फ्री में थोड़ी जाओगे, एनर्जी तो लगेगी, बस लग गई। ठीक है भैया, यहां तक पॉइंट क्लियर है। अगला दोस्तों, हमने ग्लाइकोलाइसिस, लिंक रिएक्शन, क्रेब्स साइकिल पढ़ लिया। फिर हमने फर्मेंटेशन की बात की। मैंने कहा ग्लाइकोलाइसिस तो हमेशा ही होगा, दोनों में ही होता है ग्लाइकोलाइसिस, मगर यहाँ पे 6 एटीपी यूज में आ जाते हैं, यानी कि 2 NADH2। बेटा 8 - 6 = 2 एटीपी का फायदा, यानी कि फर्मेंटेशन यानी कि एनारोबिक रेस्पिरेशन से ज्यादा फायदा नहीं होता। और बेटा ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, ये तो याद ही रखना, किसका? 13%। अगला ये वाली चीज तो आपको याद हो गई, 36 एटीपी कैसे बनेगी, 38 एटीपी कैसे बनेगी, ये तो मैंने आपको बता ही दिया। पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन आपको समझ में आ गया। सारा काम केवल ये कॉम्प्लेक्स नंबर 5 के लिए हो रहा है, क्योंकि भैया लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन में अगर भेजोगे किसी चीज को, एनर्जी लगेगी। इस एनर्जी को हमने इलेक्ट्रॉन से ले लिया, काम खत्म। और फाइनली हमने क्या प्रॉफिट हुआ, एम्फीबॉलिक पाथवे भी बताया कि अगर ये नहीं हो तो इन दोनों के थ्रू क्या प्रोसीजर होता है वो समझा हमने। और साथ साथ हमने रेस्पिरेटरी क्वेश्चन पढ़ा कि कितनी CO2 बनती है, कितनी ऑक्सीजन इवॉल्व होती है। मैं इतना मानता हूं कि जितना भी मैंने अभी तक आपको पढ़ाया, मतलब 1 आवर से भी कम टाइम में आप लोगों को बहुत ही मजा आया होगा इस पूरे के पूरे लेक्चर में। दोस्तों याद रखना एक बस छोटी सी बात, और मैं ये बात मैंने आपसे पहले भी बोली थी, मतलब सफलता आपको अगर आपको चाहिए ना, तो दोस्तों मेहनत तो करनी पड़ेगी। मतलब अगर आप हाथ पे हाथ धर के बैठोगे तो ये बात याद रखना कि जो सफलता है वो भी पैर पे पैर रख के बैठी हुई है। आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपने अपने टारगेट को थोड़ा सा अप्रोच करना पड़ेगा, तो मेरे ख्याल से सब कुछ पॉसिबल है। आशा करता हूं कि ये चैप्टर बहुत ही अच्छा गया होगा आप लोगों का, और मिलते हैं फिर अगली बार एक और धमाकेदार चैप्टर्स में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स अ लॉट, हैव अ नाइस डे।